जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और हम लोग जीएसजीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक के सीरीज में है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी उपयोगी है। जहाँ पे ये टॉप के ये मॉडल पेपर की सीरीज है जीएसजीके की, जहाँ से आपकी परीक्षाओं में खूब सारे झोला भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी कलम के साथ वीडियो के अंदर बने रहेगा, जहाँ पर हम लोग इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, यूपी स्पेशल, विविध, उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी, काफ़ी अहम है। एक एक करके सवालों की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिए। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो अंत तक बनी रहेगा हर सभी प्रश्न बैंक के साथ, क्योंकि ये सीरीज आप सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए। मतलब अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह होगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी फटाफट अंदाज में प्रश्नों को दीजिएगा, ताकि ये प्रश्न बैंक की सीरीज जो है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। पहला सवाल आपके बोर्ड पे डिस्प्ले पे दिख रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जी हाँ, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग को शायद ये पता होगा। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि सीरीज परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। और हम ये चाहेंगे जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इस वीडियो को फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। ये थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, अभी हम वीडियो को शेयर थोड़ा सा कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको लग रहा है स्लो, लेकिन हम इस सेशन को आप तेजी से पढ़ाएंगे ताकि आपका जो टॉपिक है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा, क्योंकि आपके मन में भी आएगा कि सर इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम इसके उत्तर की तरफ फोकस करेंगे और आप पे भी बात करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता होगी, प्रदर्शन में विरोध का अधिकार होगा, चुप रहने की स्वतंत्रता होती है, मैंने अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये भी हमारे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये भी हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर हम इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1, 2 और 3। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया, जिसका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने अगर इलेनी विद्रोह के नोट्स पढ़े होंगे तो नोट्स में इसका पूरा जिक्र किया गया और नोट्स के आधार पर ये सारे तथ्य आप सभी के लिए तैयार किए गए। और उम्मीद करते हैं जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए ये काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 42 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाया है, नोट्स में भी है। अनुच्छेद 45 भी आपके सिलेबस में और नोट्स में है। अनुच्छेद 50 भी है। ये भाग 4 में सारे अनुच्छेद जो हम लोग सामने देख रहे हैं ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 51 भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 50। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपका जवाब सही है। अनुच्छेद 50 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह वर्णित है राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करेगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 51 क्या है और किस लिए है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके मुझे भी बताएंगे अनुच्छेद 51 क्या और किस लिए है। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, आगे हम देखेंगे भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। आज के सेशन में सबसे पहले संविधान से प्रश्न बैंक शुरू हुआ है और एक एक करके हम सभी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और आपके साथ ही बढ़ेंगे। तो बताइए भारत की संसद में निम्न में से किससे मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये भी लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स में, अगर आप लोगों ने नोट्स पूरा पढ़ा होगा तो आप ऐसे प्रश्नों के जवाब पूरी आसानी के साथ आप दे पाएंगे। अगर भारत की संसद की बात करें किससे मिलकर बनती है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती। मैंने संसद के 3 सदन है। राष्ट्रपति 3 अंग है, 2 सदन। 3 अंग में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, माने निम्न और उच्च सदन। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य या संसद में मिलकर नहीं बना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2 और 3। अगर आपने इस सवाल का उत्तर सी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही और स्पष्ट है। हम इसी के साथ नए प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोग एक साथ इसे लाइव देख पा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि देखने के साथ साथ आपको सभी सवालों के जवाब भी क्रमवार रूप से मिल रहे होंगे। अगला सवाल आपके सामने, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता की समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह भी इलानी विद दुर्गेश के नोट्स में है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन ही पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में बने हैं, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, क्योंकि अब की बार
सिलेक्शन लेना है, नौकरी करनी है और अपने परिवार का भी सपना भी पूरा करना है आप सभी को। और उम्मीद करते हैं सपने को साकार करने के लिए आप लोग भी अपना बेस्ट और अपना बेहतर जरूर देंगे। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए सीरीज आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये सीरीज परीक्षा वाले हैं और परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया इस सारे प्रश्नों के जवाब फटाफट अंदाज में आप लोग को देने हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 4 का एकदम सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सरदार पटेल जी, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका सी। अगर आपने इस सवाल का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही थे। सी वाला जवाब यहाँ पे सही है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, सही बात है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही और स्पष्ट है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं और आगे अगले। देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका? राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीतिगत तत्व, मूल कर्तव्य। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। हम चाहेंगे गलत या सही सभी के जवाब आने चाहिए, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आप सभी का जवाब जरूर आना चाहिए। यूनिक प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है ये। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा आपका बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने आ रहे हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी साथी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, क्योंकि मेरी निःशुल्क क्लासेस आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में आती है। तो इसको पूरा मैंने पढ़ाया और इसलिए मैं चाहता हूँ इसके भी जवाब आप लोग सभी लोग दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, इस प्रश्न के जवाब आपको सभी को देना है। बताइए, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है, अध्यक्ष द्वारा नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। मतलब इस कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर हमें और आपके सामने नजर आ रहा है वो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ये नोट्स में है, मैं आपको पहले पढ़ाते समय इस बात का मैंने जिक्र भी किया था, मैंने बताया था ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो जवाब सभी के आने चाहिए। हो सकता है कोई गलत जवाब देगा, हो सकता है कोई सही जवाब देगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जवाब सभी लोग दें, गलत या सही। बताइए फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 8 का जवाब सभी को देना है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। मतलब इस सवाल का उत्तर है आपका डी। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? बताइए फटाफट कमेंट करके, ये कब कहा गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन। यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ था, ये जब भारत में आपातकाल खत्म होता है, जब देश में पहली बार जनता दल की सरकार बनती है, उस समय यह प्रावधान किया गया। तो जनता दल की सरकार जब बनी वो 1978 में बनी थी। कब बनी थी? 1978 में। और 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो 44वां हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया, आप सबने अगर इस प्रश्न का उत्तर बी बताया तो सबके जवाब सही और राइट है। अगला है आपके सामने, देखिए अभी तक संविधान के सवाल थे, क्योंकि मैंने बताया संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान सभी आपके सिलेबस में जो सभी प्रश्न आपके जीएसजी के आते हैं। इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय, जठर रस, अमाशय। 10 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एक बार जरा बताइए, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कोई ऐसी दिक्कत नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको आवाज ना सुनाई दे रही हो? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, अग्नाशय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगला है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं?
कॉर्टेक्स एवं मेडुला, मेडुला एवं कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन एवं कॉर्टेक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 के जवाब सभी को देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर होगा कॉर्टेक्स एवं मेडुला, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि नमस्ते सभी को, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का श्रावण किस ग्रंथ में से होता है। सभी साथी जवाब देंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद। अरे इतना दिन बाद प्रेजेंट हो रहे हैं सर आप। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का श्रावण किस ग्रंथ से होता है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग भी, आपको नमस्ते, सभी को नमस्ते। अग्नाशय से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, सी अग्नाशय। अगला है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, कुर्जेंट्स वक्र। प्रश्न नंबर 13 के जवाब सभी साथी सभी मित्रों को देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा फिलिप्स वक्र, मतलब सवाल का सही जवाब होगा ए। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहेंगे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विविध, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इन सभी से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं और ये सभी आपके सिलेबस में यहाँ पर है। जी हाँ, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका बी। उम्मीद करें एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रहा होगा। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनमें से सभी। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रश्न नंबर 15, यह भी सही है, ठीक है, लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब सी दिया है, तब के जवाब प्रश्न के उत्तर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को। अगला है, कौन सा कथन सही है। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में कूट वाले खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा 1 अप्रैल से मार्च से, ये भी गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा न तो 1 न तो 2। यह सब ई लर्निंग विद दुर्गेश में है। ये क्या है, ई लर्निंग विद दुर्गेश में। देखिए यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक भी है, लेकिन क्या है, सबसे प्रचलित माप पूछा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। वैसे आपका सही है क्या, थोक मूल्य सूचकांक ही। ठीक, अगला है, कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है। ये मैंने पढ़ा है और बहुत बार घुमा घुमा के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। M3, M2, M4, M0, M1, M3 हो जाएगा। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है। अगला है, देखिए, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ पर आप कमेंट करके, कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी सभी लोग ले सकते हैं। ठीक, सभी विषयों की नोट्स आपको मिल जाएगी। अगला है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब सभी लोग बताएंगे। चलिए, आपका धन्यवाद, आप इनको खोज कर लेकर आएंगे, थैंक यू। लेकिन आप लोग टाइम से क्लास में बने रहा करिए, पढ़ लीजिए, जब तक सफलता मिल जाएगी उसके बाद खूब आराम फरमाइएगा। लेकिन अभी कुछ दिन और पढ़ लीजिए, कुछ दिन और मेहनत कर लीजिए, कुछ बेहतर कर लीजिए। आरबीआई का लेखा वर्ष है, सभी लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बहुत यूनिक सवाल है, देखते इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। ज्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं और मैं आज इस प्रश्न का इंतजार करूंगा कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए, बताइए, चलो फटाफट कमेंट करके। गलत जवाब भी बता रहे हैं यहाँ पे। आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम परीक्षा के लिए, एकदम रट लीजिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एकदम रट कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। कुछ लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च बता रहे, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ आपके साथ। अगला है, भौतिक मानचित्र में किसको शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मानचित्र भी पहले तो आम जो मानचित्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर दोनों प्रकार की, अच्छा एक ध्यान से देखिएगा, ये गलत है, मैंने आपको बताया ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये गलत है, इसलिए गलती मत करिएगा परीक्षा के अंदर। आरबीआई का पूछा है, किसका, आरबीआई का। तो आरबीआई का
जो वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून होता है। एकदम रट लीजिएगा एकदम, मतलब इसलिए कह रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है नहीं दुर्गेश सर गलत पढ़ा है तो गूगल कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये यूनिक सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हाँ, और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी बने रहिएगा। यहाँ पर है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझिएगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा, वित्तीय वर्ष मिश्रा जी ध्यान से देखिएगा, मैं इस प्रश्न को फिर से बताऊंगा। यहाँ पे आरबीआई शब्द प्रयोग किया, फिर से मैं बताऊंगा, आरबीआई, आरबीआई का वित्तीय वर्ष पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलती करते हैं और मैं बार बार कह रहा था कि सब इसमें गलती करेंगे। आज गलती हो गई, लेकिन आज के बाद जीवन में कभी ये प्रश्न आए तो गलती मत करिएगा। आप तुरंत गूगल करिए, आप खुद से करिए कि क्या दुर्गेश सर ने जो बताया वो सही है या नहीं। जितने भी लोग लाइव पढ़ रहे हैं, और अगर आपको बेहतर लगे नहीं दुर्गेश सर सही बताया, सबको शेयर करिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है भौतिक मानचित्र की बात करें तो जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें पर्वत, पठार, नदियां, इन चीजों को दिखाया जाता है। जबकि जो राजनीतिक मानचित्र होता है इसमें किसी भी देश राज्य की सीमा को प्रदर्शित किया जाता है, सीमा रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश और राज्य की सीमाएं ये राजनीतिक मैप में, ये पॉलिटिकल मैप में दर्शाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 1, 2, 3, 4। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब जरा आप लोग बताइए कि कितने लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो कि मैंने बताया कि आरबीआई का, ध्यान से देखिएगा, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष था कितने लोग को समझ में आया कि नहीं मैंने सही बताया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे भी अवगत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा होता है चीजों को आपके लिए लेगा। देखिए यहाँ पर एक यहाँ प्रश्न यहाँ पूछा गया था, यहाँ भी गलती कर सकते थे आप। देखिए यहाँ पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च होता है। देखिए यहाँ पर भी लोग गलती कर जाते। देखिए उसी सीरीज में यहाँ पर भी, उसी सीरीज में देखिए यहाँ पर लोग गलती करते। देखिए यहाँ पे है ना गलती, अप्रैल से मार्च, लोग यही लगाते कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो इसको सही कर देते कि केवल 2 सही है तो गलती हो जाता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और टाइम से क्लास में बने रहा करिए और टाइम तक के लिए बना रहा करिए। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे सभी को कि यहाँ पे हमारे सामने समझ में आ गया बी। अगला है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए भूगोल की सीरीज शुरू हो गई, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। कुंद्रमुख लौह अयस्क, ये भी नोट्स में मिल जाएगा आपको। कोलार सोना, ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा कोडरमा चांदी, ये गलत है। जावर सीसा जस्ता, ये भी सही। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। माने जो गलत है वही हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्हीं तथ्यों को पढ़िए, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जहां से आपकी परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 21 का जवाब दीजिएगा। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 21। पूर्णतया गरीबी लोगों की संख्या में के रूप में गरीबी, वर्तमान मूल्य स्तर के रूप में गरीबी, बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के रूप में गरीबी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता। 21 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। ये मैंने पढ़ाया है। अगर आपने इकोनॉमिक्स की सीरीज की थ्योरी पूरा पढ़ा होगा जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है या ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहां पर मैंने एकदम स्पष्ट पढ़ाया। पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ये पूर्ण गरीबी कहलाती है। मतलब इस सवाल का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप सबका। आगे बढ़े। ठीक है, अगला है भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये सब भारत की भूगोल की सीरीज है और यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। सभी लोग फटाफट अंदाजे प्रश्नों के जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर बात करें चिकनकारी तो हाँ, लखनऊ। सभी के जवाब सही है, किसी की भी गलत नहीं होंगे, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है, माने जिसकी सीमा समुद्र को नहीं बल्कि स्थल से घिरा हुआ चारों तरफ से। प्रश्न नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। तो जो मानचित्र पूरा पढ़ोगे, मानचित्र का जिन्होंने सीरीज पढ़ा होगा वो इस प्रश्न का जवाब पूरी आसानी के साथ दे सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। वो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, सी, स्विट्जरलैंड होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी स्विट्जरलैंड बताया है तो आपका जवाब सही है। ये स्थल रूढ़ देश है। प्रश्न नंबर 23, ये विश्व भूगोल की सीरीज में मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार जाकर आप सेशन चेक कर लीजिएगा। अगला है कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, माने जो हिमालय के पार से आती है। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी साथी इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा कि आपने वीडियो को शेयर किया, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। प्रतिदिन क्लास में लाइव रहिएगा एकदम टाइम से, और अपने सभी मित्रों को बता दीजिएगा क्लास कितने बजे से कितने बजे तक के लिए चलती है। यहां पर अगर हम बात करें कि निम्न में से, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। सिंधु नदी ये हिमालय के पार से आती है, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा 1, 2, मतलब सवाल का उत्तर हो गया सी।
हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ आपके साथ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार टर्न किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। बताइए, अंतरिक्ष तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, प्रशांत महासागर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ये भी मैंने पढ़ाया है विश्व भूगोल की सीरीज में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। सभी लोग जवाब दीजिए प्रश्न नंबर 26 का, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। बहामासा है, लीबिया, यूएई है, लेकिन ब्राजील कर्क रेखा नहीं गुजरती, और जो गलत है वही यहां पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता? देखिए, आप लोग नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर नोट संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 27 के जवाब सभी साथी देंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, लेकिन यहां पे कह रहा है राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, तो यहां पर होगा मिजोरम। मिजोरम किस देश का सीमा बनाता है, कमेंट करके बताइएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? एक चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात होता है, दोनों को आपको यहां पे जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न नंबर 28 का सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे। तापमान वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश, स्वच्छ आसमान। सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, स्वच्छ आसमान। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मिश्रा जी ध्यान से पढ़िए। कह रहा कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? सिक्किम बनाता है। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की काउंसिल कौन एक सदस्य नहीं था? यह भी नोट्स में आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीटली, अगर आप नोट्स पूरा पढ़े होंगे। वारविल, क्लेवरिंग, मॉनसन, वेंसीटार्ट। तो प्रश्न नंबर 29 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। वारवेल थे, मॉनसन थे, क्लेवरिंग थे, लेकिन स्टार्ट नहीं था। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। लेकिन नहीं है, सवाल खूब पूछे जाते हैं, इसलिए नोट्स में जो आप लर्निंग विद दुर्गेश को उसमें सारी चीज एकदम साफ और स्पष्ट रूप से दी गई है, मैंने पढ़ाई भी है। किसे उर्दू में तहजीबुल अखलाक नाम मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? 30 का जवाब दीजिएगा। बदरुद्दीन तैयबजी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल। तो जवाब सभी कहने चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सभी लोग जवाब दीजिएगा। सर सैयद अहमद खान। सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? सी। ठीक, कौन से गलत सम्मिलित है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, जो ध्यान से नहीं पढ़ता, नहीं है, गलत है, इस तरह के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। पटाभी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस, फाइटर फॉर फ्रीडम, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी इंडिया। प्रेरणा बनर्जी, इंडिया टुडे, गलत है। पटाभी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ जो आपके सामने आ रहा है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 32 का जवाब सभी साथी मित्र जरूर दीजिएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? जवाब सभी लोग दीजिएगा। कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 33 से जवाब दीजिएगा। समुद्रगुप्त के प्रयागराज स्थित है, भानुगुप्त के एरर अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, कौशाम्बी अभिलेख से। यह सब ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, अगर आपने एक बार नोट्स को पूरा रिवीजन किया होगा तो ऐसे प्रश्नों को झोला भर भर के जवाब भी देंगे आप। भानुगुप्त के एरर अभिलेख से, मतलब अगर प्रश्न नंबर 33 की बात की जाए, इस सवाल का उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है
देखिए नोट संबंधी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। प्रश्न नंबर 34 का जवाब सभी लोग दीजिएगा कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इन प्रश्नों को भी जवाब दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हाथी गुम्फा, देखिए पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण कहां से मिला था? वो भानुगुप्त की एराडब्लिक से। बी, यहां पर होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों को पर विचार कीजिए। कूट वाले सवाल आज आप कल देखते हैं परीक्षा में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। वेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना। जी हाँ, आपका स्वागत है और आपके सिलेबस का है और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे। वेधक है, खुरचनी है, हाथ की कुल्हाड़ी है, ब्लेड है। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए वेधक हो गया, खुरचनी हो गया, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड जो नहीं थी, पूरा सारे प्राप्त उपकरण नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का 1 2 3 मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? मोस्ट टाइम पे सवाल है, जीएसजी के विविध के सवाल मिक्स प्रश्न बैंक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? 36 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के एक अभ्यावेदन द्वारा। बताइए। संसदीय कानून के द्वारा, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश, आगे उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे आपको सभी क्लास की नोट्स, वीडियो, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होगी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न नंबर 37 का जवाब दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो हम आपके जो उत्तर हैं वो यहां पर सही होंगे। बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक में। प्रश्न नंबर 37 जवाब यहां पर होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले सवाल की तरफ। कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटी, लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस। प्रश्न नंबर 29 का जवाब सभी साथी मित्र कमेंट करके दीजिएगा। हाँ जी, ये आपके सिलेबस की है क्लास है रूपा जी, आप सही जगह पे हैं, पढ़ रहे हैं सिलेबस में। जीएसजी के विविध की क्लास है। ये मॉडल पेपर की सीरीज है जहाँ पे इतिहास, भूगोल, संविधान, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं। 38 का जवाब दीजिएगा। जॉन लॉरेंस। कितने लोग का प्रश्न गलत हो गया? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, जॉन लॉरेंस। 38 में कुछ लोगों ने गलती कर दिया, कुछ लोगों ने यहां पे गलती कर दिया। किस सिख गुरु को अकाल तख्त की स्थापना की थी? जहां आपको डाउट लगे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपके काम आने वाले प्रश्न बैंक है। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? बताइए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह। 39 जवाब दीजिएगा। गुरु हरगोबिंद, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? ये बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। आपने देखा होगा जो मॉडल पेपर सीरीज हम लाते हैं यहीं से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है ना, प्रतिदिन एकदम टाइम से टाइम तक के लिए लाइव रहा करिए। प्रश्न नंबर 40 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। शंकरन नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल बनाज, सत्येंद्र प्रसाद। तो यहां पर होगा शंकरन नायर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन
किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सभी जानकारी आप लोग भी ले सकते हैं। सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रिपन। अगर आपने सीरीज को पढ़ा होगा इस पूरे, तो आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि वही प्रश्न हम आप पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड लिटन, मतलब इस सवाल का उत्तर होगा ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। अगला है शक्ति का वियमी सूत्र है। तो सभी लोग बताइए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पर किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी नारंगी, पीला बैगनी, नीला लाल, लाल एवं बैगनी। 43 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, थोड़ा फटाफट अंदाज में दीजिएगा। नीला एवं लाल, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो आपका जवाब सही है। अगला, गन मेटल किसका मिश्र धातु? गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? सभी लोग बताइएगा, फटाफट अंदाज जवाब दीजिएगा। कल एकदम टाइम से क्लास पर हम थोड़ा तेज पढ़ा दे रहे हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? हाइड्रोजन, निकेल, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 45 जवाब सभी लोग दीजिएगा, निकेल। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए नोट संबंधी सभी जानकारी दी है, आप चाहे तो घर बैठे इसे प्राप्त कर सकते हैं। जनपद जौनपुर से है, मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क चलती हैं आपके लिए। नेत्र दान में कौन सा भाग दान किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम रट लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये मतलब यूनिक प्रश्न बैंक की सीरीज, मतलब हम जो पढ़ाते हैं वो सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। नेत्र दान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? रेटिना, पुतली, कार्निया, सभी बताइए। यहां पे नेत्र दान में कार्निया दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्निया दान दिया जाता है। अगला, कौन सा सही नहीं है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। 47 का जवाब सभी साथी मित्र देंगे, सभी लोग। यहां पर होगा आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, मतलब इस सवाल का उत्तर होगा आपका सी। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहते हैं? इसके अलावा और दो यूट्यूब चैनल है, सुपर टेड विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर। इन दोनों यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वहां पर भी आपको सभी क्लास वीडियो लिंक डेली की डेली मिलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा परिवर्तित करने की युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक सवाल है, ये पूरे एनसीईआरटी का सेशन है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और अहम है। हम और आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्यान से देखिएगा, सूची को मिलान करना। लाइपेन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, इरेप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन का पाचन, वसा विघटन का एंजाइम। तो बताइए, अगर लाइपेज की हम बात करें तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब दे सकते हैं। जो लाइपेज है ना, ये वसा का विघटन एंजाइम है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन का पाचक है। ये पढ़ाया है, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। इमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। और इरेप्सिन जो है ये है पॉलीपेप्टाइड की अमीनो अम्ल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो लाइपेज है ये वसा का विघटन है, मतलब इसकी हम बात करें तो ये होगा आपका ए। प्रोटीन का जो पाचन है, अगर प्रोटीन के पाचन की बात करें तो यहां पर ये हो जाएगा आपका बी। पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल की जो ये है आपका डी, और ये है आपका सी। तो मिलान करना आपको आसान है, बताइए कमेंट करके इसमें सबसे सही मिलान क्या है? ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यहाँ पे आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 50 प्रश्नों की सीरीज होती है जो यहाँ पर आपकी समाप्त हो गई है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी टेलीग्राम पर फटाफट अंदाज में दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जवाब जरूर देंगे। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन क्लास और नोट संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती हैं।
मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी क्लास की नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा और प्रतिदिन क्लास टाइम से जुड़े रहिएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 50 का जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में दीजिएगा। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, शमशेर बहादुर सिंह। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। अगर जितने भी लोग इस वीडियो को चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दो और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेड विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पेज को फॉलो करने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जवाब दीजिएगा, राय दीजिएगा कि आपके लिए और कौन सी क्लास किस तरह से चलाई जाए। और फिर भी कोई प्रश्न अगर बचा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को खूब शेयर करिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सेट हमारा सपना पूरा करना, अपने परिवार का खुद का सपना पूरा करना। आप सभी का थैंक यू। कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और आज इस सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू। जी हाँ, सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। भाई शेयर करना जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ाना जिम्मेदारी मेरी है, तो शेयर करना भी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए भैया लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिए, खूब झोला भर भर के लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका काम है। बाय बाय। थैंक यू।